हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम अपनी वन शॉट सीरीज में लेकर आ गए हैं एक और चैप्टर को, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, विच इज द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है वैसे तो, बट हमारी यही कोशिश रहेगी कि 50 मिनट से 1 आवर में इसको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप लेंगे, क्विक रिव्यू लेंगे अपने चैप्टर का। ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली होता क्या क्या है ना। ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट में, वो क्या होता है, फ्लावर होता है, राइट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फ्लावर ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, वैसे ही होता है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा, वो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे ह्यूमंस में होता है, बट देयर आर मेनी डिफरेंसेस ऑल दो। ठीक है, अब जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको बोला जाता है एंड्रोइशियम या एंड्रीशियम। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है गाइनीशियम। ओके, सो आपने सुना भी होगा कि फीमेल डॉक्टर्स जो होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप उससे याद रख सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जा रहा है, गाइनीशियम, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जा रहा है एंड्रीशियम। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही फ्लावर पे हों, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा अलग ही हो। मतलब ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये एक ही फ्लावर पर भी हो सकते हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग फ्लावर पर हो। ठीक है, जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के बाद क्या बनता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। यहाँ पर भी वही बनेगा। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा तो हमें जाइगोट मिलेगा, और यही जो जाइगोट है ये डेवलपमेंट करने के बाद क्या बना लेगा, एक फ्रूट बना लेगा। ठीक है, अब हम इसी पूरे प्रोसेस को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। तो हमारे फ्लावर के पास कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले पेटल्स। तो पेटल्स क्या होती हैं, पेटल्स हमारे फ्लावर को कलर, सुंदरता, और मतलब ये ना अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर्स को, क्योंकि ये बहुत सुंदर होती है, इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो पेटल्स का काम होता है पॉलिनेटर्स को, जैसे कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, सो ये तो काम हो गया आपके पेटल्स का। सेपल्स क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। ठीक है, जो फ्लावर बड होता है, जब वो फ्लावर अच्छे से मेच्योर नहीं हुआ होता और वो एक कली होती है, एक बड होता है, तो उस टाइम पर जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन होता है, आपका सेपल। इसके बाद आप बात करिए स्टेमिन की। तो स्टेमिन क्या होता है, ये स्टेमिन आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, और यही दोनों मिलके, यानी कि यही जो स्टेमिन है ये क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। एंड स्पेशली पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर या फिलामेंट में से, एंथर में आपका पॉलन ग्रेन बनता है। ये पूरा प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप आ जाइए पिस्टल पे। पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, सीड्स डेवलप होते हैं पॉलिनेशन के बाद। ओवरी में ही तो होता है सारा डेवलपमेंट, ये ओवरी ही क्या बन जाती है, फ्रूट, राइट। अब आप आ जाइए आगे। हर एक पार्ट ऑफ प्लांट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो भी किस में, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, है ना, ताकि जो प्लांट स्पीशीज हैं उनका कंटिन्यूएशन चलता रहे। कैसे चलता रहे, पॉलिनेशन भी होता रहे, सीड फॉर्मेशन भी होना चाहिए, और आगे आगे प्लांट्स की वैरायटी बढ़ती रहे, ना कि घट जाए। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, चाहे वो किसी भी स्पीशीज में हो, रिप्रोडक्शन का मतलब ही इसीलिए आया इस दुनिया में, ताकि जो एक स्पीशीज है वो खत्म ना हो जाए एंड वो कंटिन्यू करती रहे, राइट। तो प्लांट्स का भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए फ्लावर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जिस प्लांट के पास फ्लावर नहीं होता वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है जी, आ जाइए अब आप आगे। तो ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं अपने फ्लावर का, किस तरह से होता है। ये देखिए, ये आपका पूरा क्या है, ये वाला पार्ट, दिस इज योर पिस्टल, जिसमें से ये ऊपर वाला पार्ट जहां पर पॉलन ग्रेन्स आके गिरेंगे, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये एलोंगेटेड पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो स्वलन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी।
ठीक है, यहीं पर आपका नीचे की साइड एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप देखिए ये बाहर वाली जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। ये जो कलरफुल ब्यूटीफुल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। अब आप आ जाइए, ये पूरा हो गया आपके पास पिस्टल। अब आप आ जाइए स्टेमन पे। ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो एलोंगेटेड पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन। अब आप आ जाइए आगे। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। तो हमारे फ्लावर के पास दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, विच इज योर एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। इसको हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है जी, अब आप आ जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए होता क्या है, हम इस चैप्टर को 3 फेजेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वो वाले इवेंट्स पढ़ेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उस टाइम पर हो रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन टाइम पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स को एंड उनके इवेंट्स को, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जब एक प्लांट हार्मोनल चेंजेस करना शुरू करेगा, तो हार्मोनल चेंजेस कब होंगे, जब वो चाहेगा कि वो रिप्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, कुछ स्ट्रक्चरल में चेंजेस होंगे, किसके, प्लांट के, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, फ्लावर डेवलप हो जाएगा। अब अगर एक प्लांट करना चाहता है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए एक फ्लावर। तो कुछ हार्मोन चेंजेस होंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, और क्या हो जाएगा, एक फ्लावर आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब एंड्रोइशियम की अगर मैं बात करूं, विच इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होते हैं आपके स्टेमिन्स। और अभी मैंने आपको बताया स्टेमिन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है जी, और गायनोइशियम के अंदर क्या होता है, गायनोइशियम के अंदर होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि क्या है आपका, ठीक है, आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, पिस्टल, या फिर आप कह सकते हैं कार्पल। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंड्रोइशियम को। तो अभी हमने इतनी बार इस चीज को रिपीट कर लिया है, तो क्या होता है एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका, प्लांट का। ठीक है, एंड्रोइशियम के अंदर कौन आएगा, एंड्रोइशियम के अंदर आएंगे बहुत सारे स्टेमिन। जब आप में से किसी, मतलब किसी ना किसी के तो दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिन एंड एंड्रोइशियम, स्टेमिन और एंड्रोइशियम के बीच का डिफरेंस क्या है, और गाइनोइशियम और पिस्टल या कार्पेल के बीच का क्या डिफरेंस है। ये तो दोनों सेम ही है, तो फिर हमने अलग अलग नाम क्यों दिए। हम डायरेक्टली ये भी तो बोल सकते थे कि ये पिस्टल है, और हम डायरेक्टली ये भी तो बोल सकते थे कि ये स्टेमिन है। हमने ये स्पेशल नेम क्यों लिए, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखिए, द थिंग इज कि एंड्रोशियम एक सिंगल, आपका एक सिंगल स्टेमिन नहीं है। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमिन। ठीक है, सभी स्टेमिन को साथ में मिलकर हम क्या बोल देते हैं, एंड्रोइशियम। सिमिलरली गाइनोइशियम में भी, गाइनोइशियम एक सिंगल पिस्टल नहीं है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पिस्टल। जितने भी पिस्टल हैं उन सबको साथ में जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर गाइनोइशियम। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक स्टेमिन के पास, अभी हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, क्या होता है, एक फिलामेंट होता है जिसे, जो कि एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक की तरह होता है ना। और दूसरा क्या होता है, एंथर, जो कि एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। अभी देखा था ना, देखो दोबारा, ये देखो बायलोब्ड, ये आपको 2 लोब्स दिख रही हैं, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही। ठीक है, सो एंथर कैसा है, एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, और आपका फिलामेंट कैसा है, ये लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये हमने इसकी बात कर ली। अब हम देखने वाले हैं एंथर, क्योंकि देखो पॉलन ग्रेन बनना है एंथर में, फिलामेंट इज फॉर सपोर्ट। ठीक है, कहाँ बनना है, एंथर में। तो हम एंथर के स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, राइट। तो अब आप देखेंगे, देखिए क्या होगा, आप एक सेकेंड, हाँ जी, अब देखिए हर एक लोब के अंदर क्या होंगे, 2 थीका होंगे। लिखा है ना, ईच लोब इज डायथीकस, यानी कि हर एक लोब के अंदर 2 थीका होंगे। और ये जो थीका है, मतलब ऐसा सोचिए कि ये आपकी 2 लोब्स थी, पहले हमने देखा कि ये एंथर है, उसके अंदर 2 लोब्स हैं, ये अटैच्ड होती हैं। ये डिटैच कैसे होगी, रुक जाइए, इसको इरेज करो। तो पहले ये 2 लोब्स थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने एक लोब को उठाया और हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 थीका है। ठीक है, सपोज अभी मैं एक रफ सा बना रही हूँ।
सपोज एक लोब के अंदर क्या है, दो थीका है, इन्होंने यही बोला। अब क्या हुआ, यहाँ तो दो लोब हैं, तो यानी कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा अगर मैं इन दोनों लोब्स को अंदर से देखूं। अब ये जो दोनों लोब्स हैं, है ना, ये किस तरह से सेपरेटेड है, सेपरेटेड लेंथ वाइज। कैसे सेपरेटेड है, ये कुछ इस तरह से सेपरेटेड है, ठीक है जी। और ये सेपरेटेड, इनके अंदर भी क्या है, इनके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब पहले तो दो दो थीका है और हर एक थीका के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए आपके पास, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यही फर्दर डेवलप होके क्या बनाएंगे, यही फर्दर डेवलप होके बनाते हैं पॉलन सैक, और इन्हीं के अंदर कौन पैक होता है, पॉलन ग्रेन। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, बट अभी इन दिस स्लाइड ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोइशियम, ठीक है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ऐसा मानिए, यहाँ आ जाइए, दोबारा से स्ट्रक्चर देखिए किसका, स्टेमिन का। ये रहा आपका स्टेमिन, ठीक है। ये स्टेमिन का ऊपर वाला पार्ट विच इज योर, कौन है ये, एंथर है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट कौन है आपका, फिलामेंट है। अब इस एंथर की मैं क्या देख पा रही हूँ कि इसके पास दो लोब्स हैं। अगर इस दो लोब्स को मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि हर लोब के अंदर क्या है, दो थीका है। और अगर हर एक एंथर बाइलोब्ड है तो यानी कि उसके पास कितने थीका हो गए, उसके पास 4 थीका हो गए, राइट। ये देखो, ये इसके पास कितने थीका हो गए, इसके पास 4 तो थीका हो गए, और हर एक थीका के अंदर क्या है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक इसके अंदर, फिर एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, और एक इसके अंदर। थोड़ा गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये फर्दर क्या डेवलप होके बनेंगे, ये बनेंगे पॉलन सैक। यानी कि ये वही वाले, मान लो कि ये वही वाले कंटेनर है, ठीक है। सपोज आपने, हम खाना बनाते हैं ना, तो हम अलग अलग चीज अलग अलग बर्तनों में बनाते हैं। तो सपोज आप ऐसे मान सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया वो वाला बर्तन है जिसमें पॉलन ग्रेन पक के बाहर आने वाले हैं, इन द सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया, यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसे, स्टेमिन को, माइक्रोस्पोरेंजिया को, और किसे, पॉलन ग्रेन को इन डिटेल। देखिए, एक स्टेमिन में क्या होता है, हमने देखा एक तो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, टर्मिनल पर प्रेजेंट है, और उसे हमने बोल दिया एंथर, ठीक है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड। ये मैंने अभी भी आपको बताया, आपको दिखाई भी वो दो लोब्स, ठीक है। और हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं। इसीलिए इसीलिए आप एंथर को और भी किस नाम से जानते हैं, हम उसे बोल सकते हैं बाइलोब्ड डाइथीकस, क्योंकि पहली बात तो इसके पास दो लोब्स होती हैं और हर एक लोब के पास क्या होते हैं, दो थीका होते हैं। मतलब अगर आपकी ये दो लोब्स हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। ये आपकी दो लोब्स हैं, तो इन दोनों लोब्स के अंदर क्या, ये हर एक लोब के अंदर दो थीका होंगे, यानी कि इसके अंदर दो थीका और इसके अंदर दो थीका, ठीक है। तो टोटल कितने थीका हो गए हमारे पास, 4 थीका हो गए कैंथर के अंदर। और ये बाहर नहीं निकलता है, मुझसे गलती से निकल गया, ये इसी के अंदर है, ठीक है। अब आप आ जाइए, अब हर एक के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर भी, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर। तो टोटल आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया भी कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। देखिए वही लिखा है कि हर एक एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एक लोब में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया कौन है जो पॉलन सैक बनेंगे, यानी कि ये वही वाले बर्तन है जिसके अंदर आपको पॉलन ग्रेन पक के मिलने वाले हैं अब, ठीक है जी। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले हमने किसे पढ़ा, हमने पढ़ा गाइनोशियम एंड्रोशियम को। उसके बाद हमने देखा कि अब हम एंड्रोशियम को डिटेल में पढ़ते हैं। एंड्रोशियम से हमें पता चला कि अच्छा मेल सेक्स ऑर्गन है कौन, मेल सेक्स ऑर्गन है आपके पास स्टेमिन, राइट। फिर हमने स्टेमिन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा, हमने देखा स्टेमिन के क्या पार्ट होते हैं, हमें पता चला दैट स्टेमिन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिर हमने देखा कि पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, पॉलन ग्रेन तो एंथर में बनता है, तो हमने उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहा। वहां से हमें पता चला कि जो एंथर है वो बाइलोब डाइथीकस होता है, यानी कि उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है पॉलन ग्रेन से। तो मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन कहाँ बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो इसीलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछना
मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है। मतलब यहाँ से तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, वो 4 वॉल्स से सराउंडेड होता है। एंड ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा वाला स्टार लगा लो, ठीक है। ये 4 लेयर्स का आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, देन कौन सी आती है, देन कौन सी आती है। एंड आपको इनका नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड में भी पूछा जाता है, एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। देन होती है एंडोथीशियम। देन आती है आपकी मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाली होती है टेप्टम। ये जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं, ये होती हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। किसके लिए? प्रोटेक्शन देने के लिए। ये इतना गंदा पता नहीं क्यों आता है। और ये जो सबसे आउटर लेयर होती है, ये किस लिए होती है? ये होती है नरिशमेंट देने के लिए। नरिशमेंट किसको देगी? ये नरिशमेंट देगी जो अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है, डेवलपिंग पॉलन को ये नरिशमेंट देती है। कौन? टेप्टम। और जो बाहर वाली 3 है वो क्या करती हैं? प्रोटेक्शन करवाती हैं। इसके साथ एक और काम करती हैं। क्या काम करती हैं? वो काम करती हैं डेहिसेंस का। डेहिसेंस मतलब क्या होता है? देखो, जब पॉलन ग्रेन आपका फुल्ली डेवलप हो जाता है, उस टाइम पे उसको, वो कॉम्पैक्टली होते हैं, मतलब 4 पॉलन ग्रेन एक साथ जुड़े जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल पास पास, ऐसे ऐसे ऐसे। अब उन्हें अलग करना होता है। हमारा क्या टास्क है? कि वो अलग हो जाए और फ्रीली हवा में चले जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें डेहिसेंस करनी पड़ती है। यानी कि फ्लावर, वो जो आपका एंथर होता है, वो अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेता है, अपने अंदर से पानी निकाल देता है और बिल्कुल निचोड़ लेता है, ताकि जो हमारे क्या है, हमारे जो पॉलन ग्रेन है वो एक फोर्स की वजह से बाहर निकल के आ जाए एंड अलग हो जाए। उस प्रोसेस को डेहिसेंस बोला जाता है। एंड उसका काम ये आउटर 3 लेयर्स ही करती हैं, ठीक है। देखो, लिखा है कि इनर मोस्ट लेयर जो होती है टेप्टम होती है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब देखो, अगर किसी लेयर को न्यूट्रिशन देना है तो उसके पास कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सी लेयर होती है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और जिसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, यानी कि बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। सो कौन सा है? दैट इज योर टेप्टम, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है क्योंकि इसे नरिशमेंट देना है, और इसका साइटोप्लाज्म भी बहुत डेंस होता है। इसका काम होता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करना? नरिश करना, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में भी कुछ होता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि एंथर के पास क्या होती हैं? 2 लोब। उन 2 लोब के अंदर क्या होते हैं? 2 थीका। मतलब हर एक लोब के अंदर 2 थीका, और उन थीका के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में भी कुछ होता है। कौन होती हैं? बहुत सारी होमोजीनियस सेल्स होती हैं, और वो मिलके क्या बनाती हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अच्छा, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? अगर आपके दिमाग में है कि हो क्या सकता है, नाम से समझिए। देखो, आधा आधा तोड़ते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर मतलब कोई स्पोर बन रहा है ना। एंड जेनेसिस मतलब बन रहा है, कोई प्रोसेस है जिसमें बन रहा है, ठीक है। तो माइक्रो, अब हमें पता है अगर हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी, चाहे गेमिट हो, कोई स्पोर हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो छोटा वाला होता है दैट इज ऑफ हमेशा किसका होता है? वो मेल का होता है। बड़ा वाला किसका होता है? फीमेल का होता है। जैसे कि आप एग की बात करें एंड स्पर्म की बात करें, स्पर्म छोटा होता है, किसका होता है? मेल का होता है। एग बड़ा होता है, किसका होता है? फीमेल का होता है। ऐसे आपका एनिमल्स में भी होता है। आपने प्लांट किंगडम, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था वन शॉट में, उसमें भी हमने देखा था। तो यहाँ से आप समझिए, ठीक है जी। फिर यानी कि यहाँ पे कुछ तो मेल की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ से स्पोर से समझिए कि कोई स्पोर, और क्या हो रहा है? उस स्पोर का वो बन रहा है, यानी कि मेल का स्पोर बन रहा है। अब यहाँ पे मेल स्पोर कौन है? पॉलन ग्रेन। यानी कि अब हम उस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं जिसमें पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। ऐसे नाम से ही समझ जाइए, तो कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं कि कौन सा प्रोसेस क्या करवा रहा है। अब देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। प्रोसेस में क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। माइक्रोस्पोर्स किससे बन रहे हैं? पॉलन मदर सेल से। अब अगर मुझे पॉलन ग्रेन बनवाने हैं तो उन्हें बनाएगा कौन? भैया मम्मी तो बनाएंगी। तो पॉलन मदर सेल आएंगी और वो किसे जन्म देंगी? वो जन्म देंगी पॉलन ग्रेन को, ठीक है। किस प्रोसेस से करेंगी? मियोसिस से करेंगी। जब भी गैमीट्स बनते हैं तो किससे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं, राइट। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बस इसी को ही तो पढ़ना है डिटेल में, वेरी इजी,
ठीक है, देखते हैं चलो। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू जिसकी मैंने अभी भी बात की, जो कहाँ पर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी जो सेल्स है ना, उन सेल्स को मैं बोलती हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो या पॉलन मदर सेल बोल दो, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर सेल्स है उनको मैं क्या बोल रही हूँ, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। अब हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, ठीक है। अब जब मियोसिस होता है, आपको पता होगा माइटोसिस जब होता है तो 2 सेल्स बनती हैं, और जब मियोसिस होता है तो 4 सेल्स बनती हैं। यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो सेम रहती है, तो अगर n थी तो n ही रहेगी। यहाँ पर अगर 2n थी, यहाँ पर अगर 2n थी, तो जब आपका मियोसिस होगा तो कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो अब देखो, हाफ n तो हो नहीं सकती प्लॉइडी, तो अब आप समझ जाइए कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है, इनकी प्लॉइडी क्या थी, इनकी प्लॉइडी थी 2n, ये डिप्लॉइड थे। ये कैसे थे, ये आपकी पॉलन मदर सेल्स थी डिप्लॉइड, और इन्होंने मियोसिस करके क्या बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टेट्राड मतलब क्या होता है, 4, यानी कि हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके क्या बना लिया, टेट्राड बना लिया। किसका टेट्राड बना लिया, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हर एक जो यहाँ से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, क्या हुआ, मैंने आपको बताया था जब माइक्रोस्पोर वो बहुत पास पास एसोसिएटेड होते हैं पॉलन ग्रेन, उसके बाद क्या करना होगा, उन्हें अलग करने के लिए डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, जिसे डेहिसेंस बोल देते हैं। तो अब डिहाइड्रेशन होगी तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो था वो डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बना लेगा, 4 माइक्रोस्पोर। इन्हीं माइक्रोस्पोर को तो पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। यही माइक्रोस्पोर बड़े होके क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन। यहीं पे आपका पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म। इतना सा ही था, इतना ही इजी था। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले हमारे पास आता है एंथर। एंथर के पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन, स्टेमेन एंड एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के पास जाते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन एंथर में बनता है। एंथर के पास हम गए, हमने देखा कि एंथर के पास क्या है, 2 लोब्स हैं, इसीलिए हमने उसे बोल दिया बाइलोब। अब हर एक लोब के अंदर हमने देखा 2 थीका थे, इसीलिए हमने उसे बोल दिया डाइथीकस। अगर हर एक लोब के पास 2 थीका है तो यानी कि टोटल थीका कितने हो गए, 4। हर एक थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया था, यानी कि हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने बोला पॉलन सैक, मतलब ये वही बर्तन है जिसमें से पॉलन ग्रेन्स हमारे पास निकल के आने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स था और उसको हमने बोला स्पोरोजीनस टिश्यू, और उस स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल को हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ये जो सेल्स थी ये डिप्लॉइड थी एंड इन्होंने मियोसिस डिवीजन को करके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाया। फिर ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है क्या हुआ, डेहिसेंस हुआ। डेहिसेंस मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, जिसकी वजह से ये चारों अलग हो गए और हमें 4 माइक्रोस्पोर मिल गए। यही माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होके क्या बन गए, पॉलन ग्रेन। दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आ जाइए आगे, अब हम पॉलन ग्रेन्स को पढ़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है किसे, मेल गैमीट को, ठीक है। ये होता है हमारा मेल गैमीट, किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है एंड इसके पास भी 2 लेयर होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी 2 लेयर होती है, तो इसके पास 2 लेयर होती है, तो बाहर वाली जो कि हार्ड होती है, ठीक है। एंड वो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी एंड डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि बता दीजिए कि किस जो आउटर एक्साइन है वो किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। एंड क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक्सट्रीमली हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर्स में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे आप इसको एसिड में डाल दो, चाहे आप इसको बहुत ज़्यादा अल्कलाइन कंडीशंस में डाल दो, एंजाइम्स में डाल दो, मतलब इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन होती है जो कि डिग्रेड हो ही नहीं सकती, इस वजह से हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं पॉलन ग्रेन के, बिकॉज दे आर हाईली रेजिस्टेंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इनर लेयर होती है इंटाइन, जो कि किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्साइन है
ये ना पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे पॉलन ग्रेन पे ये होगी, कुछ कुछ जगह पर ये एब्सेंट होती है या थोड़ी पतली होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जर्मिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन में से गैमीट्स निकल के जाते हैं, तो वो जहां से निकलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं जर्म पोर, एंड वो जर्म पोर वही पॉइंट होता है जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन वाली लेयर यानी कि एक्साइन एब्सेंट होती है। अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, तो क्या होता? ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाता, जर्मिनेशन हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो उस पॉइंट को या फिर उस जगह को जहां पर ये एग्जाइन एब्सेंट होता है उसको हम बोल देते हैं जर्म पोर। अब एक मेच्योर पॉलन ग्रेन के पास दो सेल्स होती हैं। ठीक है, एक तो बड़ी वाली सेल होती है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब ये बड़ी है तो इसका काम क्या होगा? ये अपने अंदर फूड को रिजर्व करके रखती है और इसके पास एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है छोटी वाली सेल को। छोटी वाली सेल कौन सी है? जनरेटिव सेल। नाम से समझिए, जनरेटिव सेल यानी कि कुछ तो जनरेट करेगी। तो यही वो सेल है जो डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना लेगी। किसके अंदर? पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी होती है और ये किस में फ्लोट कर रही हुई होती है? ये वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में क्या कर रही होती है? फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है और ये माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बना लेती है? दो मेल गैमीट। अच्छा, यहाँ पर मियोसिस क्यों नहीं हुआ? माइटोसिस क्यों हुआ? आया दिमाग में? मैं बताती हूँ। देखो, अभी हमने जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी उन्होंने जब डिवाइड किया, पहली बात तो वो डिप्लॉइड थी एंड उन्होंने मियोटिकली डिवाइड करके बना लिया हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, फिर वो माइक्रोस्पोर अलग हुए और वो बड़े हो गए, राइट, एंड उन्होंने बना लिया पॉलन ग्रेन। तो यानी कि प्लॉइडी तो चेंज ही नहीं हुए ना, दे आर ऑब्वियसली दे आर नाउ टू हैप्लॉइड। अब उनकी जो अंदर वाली सेल्स हैं वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, जनरेटिव को डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनानी है। अगर वो मियोटिकली डिवाइड करेगा तो हाफ एन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसीलिए ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, इक्वली ये डिवाइड कर जाते हैं एंड जाकर करवा देते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए आगे। ऑल्सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये आपके पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन ज़्यादातर 40% जो होते हैं वो टू सेल्ड स्टेज में जाकर शेड ऑफ होते हैं। मतलब फ्लावर से 40% ऐसे पॉलन ग्रेन है जो फ्लावर से तब दूर जाते हैं, मतलब पॉलिनेट तब होते हैं जब वो अपनी टू सेल्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, एंड 60% तब होते हैं जब वो अपनी थ्री सेल्ड स्टेज में होते हैं। थ्री सेल्ड स्टेज कौन सी है? थ्री सेल्ड वो वाली है जब ये जो जनरेटिव सेल है ये भी डिवाइड करके अपने दो मेल गैमीट्स बना लेती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 40% वो केस होते हैं जब इनके अंदर सिर्फ दो सेल्स होंगी एंड 60% वो होती है जब इनके अंदर तीन सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देख लीजिए। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए दो लेयर, ये वाली आउटर वाली कौन सी है? एक्साइन, एंड अंदर वाली कौन सी है? ये देखो इसमें यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, एक्स क्या है? ये एक्साइन है। अंदर वाली कौन सी होती है? ये वाली इनर आपकी होती है इंटाइन। इसके बाद देखो यहाँ पर आपकी जो ये वाली लेयर है ये एब्सेंट एक्साइन, तो इसे हमने बोल दिया जर्म पोर। अब आप देखिए दो आपके पास सेल हैं, एक तो ये आपकी जनरेटिव सेल हो गई और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, फिर ये देखो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अब आप सोच रहे होगे वेजिटेटिव सेल कहाँ है? तो ये पूरी वेजिटेटिव सेल ही है। यस, इतनी बड़ी होती है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब आप आ जाइए आगे। देखो पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट होता है। याद रखना कि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है। अगर पॉलन ग्रेन मेल गैमीट होता तो फिर उसके अंदर की जो सेल है वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट्स कैसे बना रही है? तो ये क्वेश्चंस रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलन सैक कौन है? पॉलन सैक है माइक्रोस्पोरेंजिया, वो बर्तन जहां से पॉलन ग्रेन बन के आ रहा है। वहीं पर आपका मेल गैमीटोफाइट कौन है? मेल गैमीटोफाइट आपका पॉलन ग्रेन है, ना कि वो मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमीटोफाइट है। इज इट क्लियर? अब आप आ जाइए आगे।
कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसकी डायमेंशंस कितनी है? 25 से 50 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं। हार्ड आउटर लेयर को हम बोल देते हैं एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल में से एक है। ये हाई टेम्परेचर्स में भी विदस्टैंड कर जाती है। एसिड्स और एल्कलीबीज का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग आप एंजाइम ले आइए, वो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। इसीलिए एक्साइन कई कई जगह पर एब्सेंट होती है, और जहां पर ये एब्सेंट होती है उसे हम बोलते हैं जर्म पोर। जो इनर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की, उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ये बहुत पतली सी होती है, कंटिन्यूअस होती है, यानी कि पूरे पॉलन ग्रेन पे होती है। ऐसा नहीं होता स्पोर इसकी तरह, एक्साइन की तरह, कि कहीं ना कहीं एब्सेंट होगी। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। जब मेच्योर हो जाता है एक पॉलन ग्रेन, तो उसके अंदर 2 सेल होती है, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, उसमें बहुत सारा फूड होता है, और कैसा होता है? एक बहुत ही बड़ा सा इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है। इसके बाद जो जनरेटिव सेल होती है, छोटी सी होती है, और वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में कैसी क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन जो होता है वो अपने 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड ऑफ हो जाता है, और बाकी में क्या होता है? जनरेटिव सेल बाद में डिवाइड करती है। कब डिवाइड करती है? देखो, 60% में क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन अपनी 2 सेल स्टेज में ही शेड ऑफ हो रहा है, और बाकी सब में जो आपके 40% है उनमें क्या हो रहा है? जब पॉलन ग्रेन शेड होते हैं उनसे पहले ही 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। शायद मैंने पीछे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। 60% वो वाले होते हैं जो कि अपने 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, और 40% वो होते हैं जो कि अपने 3 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, यानी कि उसमें जनरेटिव सेल डिवाइड होती है। मैंने पीछे उल्टा बोल दिया था गलती से, सॉरी फॉर दैट। अब आ जाइए यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन में, कि भाई पॉलन ग्रेन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। उससे पहले एक टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं वो भी बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से। पॉलन ग्रेन का एक मतलब पॉलन ग्रेन से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ लोगों को एलर्जीज भी होती हैं पॉलन ग्रेन से, जिसको हम बोलते हैं पॉलन एलर्जी। ऐसी ही एक पॉलन एलर्जी हो गई थी किससे? पार्थीनियम से। और पार्थीनियम क्या था? ये एक्सपोर्ट होके आया था इंडिया में, इंपोर्ट होके, सॉरी, ये इंपोर्ट होकर आया था इंडिया में वीट के साथ। हमने वीट मंगवाई थी, उसके साथ ये पार्थीनियम ग्रास आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था? इसके जो पॉलन ग्रेन्स थे उससे लोगों को पॉलन एलर्जी हो रही थी। ठीक है। सो इसमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसे इसी पार्थीनियम को कैरेट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसीलिए, और इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन को। तो पॉलन, ऐसा माना जाता है, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट प्रूफ नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जिस वजह से पॉलन टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं, और आजकल के वर्ल्ड में मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है ये। ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारी, उनके पास तो बहुत सारे पॉलन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर तो सिरप्स, टैबलेट्स, सब कुछ मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो पॉलन कंजम्पशन है, ये एथलीट्स की, रेस हॉर्सेस की जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ पॉलन ग्रेन्स को पॉलन बैंक्स में भी यूज कर लिया जाता है, ताकि ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कर सके, अलग अलग क्रॉप्स को ब्रीड करके देखें कि क्या नया बनेगा, तो उनको बैंक्स में भी रख लिया जाता है अलग अलग ब्रीडिंग प्रोसेसेस को करने के लिए। ठीक है। इसके बाद होता क्या है? अब देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर एक पॉलन ग्रेन शेड ऑफ हुआ तो वो लाइफ टाइम के लिए वायबल होगा। वायबल मतलब कि जब वो किसी प्लांट पर, जब वो किसी स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जर्मिनेट कर ही जाए। पॉलन ग्रेन का भी एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें आप ये कह सकते हो कि येस इट इज़ अलाइव, और उसके पास वो एबिलिटी है कि वो वहाँ जाके अपनी पॉलन ट्यूब को जनरेट करके जर्मिनेट कर पाए। ठीक है। एक सर्टेन टाइम के लिए ही उसके पास ये वाली एबिलिटी होती है। अगर वो टाइम निकल गया एंड देन उस टाइम के बाद वो जाके किसी स्टिग्मा पर लैंड ऑफ हुआ, तो भले ही वो उस स्टिग्मा पर लैंड ऑफ है, तब भी वो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और वहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी एबिलिटी को बोला जाता है वायबिलिटी। ठीक है। सो वायबिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट। ठीक है।
तो हर एक पॉलन ग्रेन की, अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी के पीरियड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि, और वो किस किस पर डिपेंड करते हैं, वो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, दूसरा ह्यूमिडिटी पर मतलब डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन्स की, तो व्हीट और राइस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। मतलब अगर व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन्स हवा में गए, ठीक है, और उनको 30 मिनट्स के अंदर अंदर एक स्वीटेबल स्टिग्मा पर लैंड नहीं किया गया, तो वो वायबिलिटी खो देंगे एंड फिर वो यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी फैमिली की, तो ये तो काफ़ी महीनों तक वायबल रहते हैं। पॉलन ग्रेन को मैंने अभी भी आपको बताया था जब स्पोरोपोलेनिन पढ़ाया था, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व भी किया जा सकता है काफ़ी सालों तक। अच्छा, क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इनके पास होता है स्पोरोपोलेनिन विच इज़ अ वेरी वेरी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन सो फार, राइट। तो इसके पास होता है स्पोरोपोलेनिन, बट इसको दो कंडीशंस चाहिए होती हैं स्टोर करने के लिए। पहली कि लिक्विड नाइट्रोजन में आपको इसे स्टोर करना पड़ेगा, दूसरा -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना टेम्परेचर एंड किस में से स्टोर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है व्हीट और राइस से कि इनके पॉलन ग्रेन कितनी देर में अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। तीसरा यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी वो फैमिलीज हैं जिनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी महीनों महीनों तक रहती है, ठीक है। अब आ जाइए आप आगे। अभी हमने एंड्रोइशियम को अच्छे से कंप्लीट किया, अब इसी तरह से हम गायनोइशियम को पढ़ेंगे। देखो गायनोइशियम में क्या आएगा, गायनोइशियम आपका रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसके अंदर कौन होता है, पिस्टल्स होते हैं, ठीक है। हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। वो जो अपर वाला पार्ट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन आके लैंड होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। एक वो जो लॉन्ग स्लेंडर सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा, और वो जो एक बेजल स्वॉलन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टल, ठीक है। ओवरी के अंदर ही कौन होता है, एक टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। आपने सुना होगा ह्यूमंस में भी फीमेल्स के अंदर एक प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, राइट। एंड उस प्लेसेंटा का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग फीटस को, है ना। तो यहाँ पर भी प्लेसेंटा होता है, कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर। और ये क्या करता है, ये ओव्यूल्स के पास ही होता है जो कि डेवलप कर रहे हैं। अब ओव्यूल एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं ओवरी के अंदर। अच्छा, जब ओवरी डेवलप हो जाती है तो वो फ्रूट बनाती है, एंड जब आपका ओव्यूल डेवलप होता है वो क्या बनाता है, वो सीड बनाता है, राइट। जैसे कि तो ऐसा भी तो हो सकता है सीड एक ही, और ऐसा हो सकता है सीड बहुत सारे हो, जैसे मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है। यानी कि मैंगो का जो प्लांट होगा, मैंगो का जो फ्लावर होगा, उसके पास बहुत सारी ओव्यूल्स होंगे, है ना। अगर मैं बात करूं वाटरमेलन की, तो उसके पास तो बहुत सारे सीड होते हैं, मतलब उसके पास क्या थे, बहुत सारे ओव्यूल थे, ठीक है। अब ओवरी के अंदर कैविटी होती है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं लॉक्यूल। यानी कि ओवरियन कैविटी को ही हमने क्या बोल दिया, लॉक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो, ये ऊपर वाला पार्ट जहां पर लैंड होगा पॉलन ग्रेन, इसको मैंने बोल दिया स्टिग्मा। ये एलोंगेटेड पार्ट क्या है, स्टाइल, और ये स्वलन पार्ट क्या है, ओवरी, ठीक है जी। आ जाइए आगे, अब हम पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक को पढ़ने वाले हैं। गाइनोइशियम के अंदर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोइशियम के अंदर एक पिस्टल भी हो सकता है, वही मैं आपको बता रही थी कि एक पिस्टल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तभी हमने इसको गाइनोशियम बोला, ना कि पिस्टल, ठीक है। अगर एक पिस्टल है तो मैं इसको बोल दूंगी मोनोकार्पलरी, अगर बहुत सारे पिस्टल है तो मैं उसको बोल दूंगी मल्टीकार्पलरी। क्योंकि पिस्टल ही कार्पल होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर कार्पलरी क्यों आया, ठीक है। अगर वो पिस्टल्स एक साथ फ्यूज हैं, एक साथ हैं बिल्कुल, तो उन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस। जब भी कोई फ्यूज होता है, तो अभी आप आगे पढ़ोगे डबल फर्टिलाइजेशन में भी, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है किसके बीच में, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सिंगैमी। तो वहीं से आप सोचिए कि यहाँ पर भी जो फ्यूज्ड पिस्टल है उन्हें मैंने बोल दिया सिनकार्पस, यानी कि वो वाले कार्पल्स जो कि आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। और उसी का उल्टा, अगर पिस्टल्स फ्री हैं तो उन्हें मैंने बोल दिया एपोकार्पस, ठीक है। हर एक पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसे मैं बोलती हूँ लॉक्यूल। हर एक लॉक्यूल के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा के पास क्या होगा, देखो यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया कौन है आपका,
ओव्यूल, वहां पर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था, उसका और कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, इट वाज ओनली माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे या तो आप मेगास्पोरेंजिया बोल दो या फिर आप ओव्यूल बोल दो। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपसे बोल देंगे मेगास्पोरेंजिया एंड आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेगास्पोरेंजिया था क्या। तो मेगास्पोरेंजिया और कुछ नहीं, ओव्यूल ही था। ऐसे ही आपसे पॉलन सैक बोल देंगे एंड आप कंफ्यूज रहेंगे कि पॉलन सैक क्या था। पूरा क्वेश्चन दे देंगे एंड बस माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह पॉलन सैक लिख देंगे। तो ये छोटी छोटी टर्म्स कि कौन क्या कौन सा रोल प्ले कर रहा है वो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रखना, ठीक है। तो आपके ओव्यूल्स बोल दो या फिर मेगास्पोरेंजिया बोल दो, बात एक ही है। कहाँ से अराइज कर रहे हैं, प्लेसेंटा से अराइज कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है, ओव्यूल आपकी ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर कौन बनने वाला है, एग बनने वाला है। देखो, जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से कैसे अटैच है, एक स्टॉक की हेल्प से अटैच है, जिसे मैं बोलती हूँ फ्यूनिकल। ठीक है, आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए ह्यूमन वाले पार्ट पर। जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो किससे अटैच होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो मदर से, मतलब प्लेसेंटा तो मदर का पार्ट है और वो फीटस से, सपोज ये एक वो नेट वो हो गया जिससे ये अटैच है और ये हो गया आपका फीटस। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा है, ये बहुत गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं। ये प्लेसेंटा जो है ये कैसे अटैच है, इस पार्ट को मैं क्या बोलती हूँ, इसे बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ही तो होता है ना। तो अब आप सोचिए वहीं पर, अब यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, प्लांट, तो इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट नाम दे दिया। तो ओव्यूल से प्लेसेंटा कैसे अटैच है, एक स्टॉक की हेल्प से अटैच है, जिसे मैंने बोला फ्यूनिकल। ह्यूमंस में क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। अब वो वाला जंक्शन, मतलब वो वाला स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में फ्यूज कर रहे हैं, यानी कि जहां पर ओव्यूल और फ्यूनिकल मिल रहे हैं, उसको मैंने बोल दिया हिलम। इज इट क्लियर, यानी कि सपोज ये प्लेसेंटा है, सपोज ये आपका ओव्यूल की, ये आपका ओव्यूल है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, ये क्या है आपका फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच हो रहे हैं। अब उस पॉइंट को, यानी कि आप समझो कि सपोज इस पॉइंट को जहां पर फ्यूनिकल और ओव्यूल एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उसको मैंने बोल दिया हिलम, ठीक है। अब हर एक ओव्यूल, अब आप बात करिए ओव्यूल की, सपोज ये ओव्यूल है, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसके प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, इसके बाहर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं। कितने होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये पूरे ओव्यूल को कवर कर लेते हैं, बस एक पॉइंट को छोड़ देते हैं एंड उस स्मॉल ओपनिंग को मैं बोलती हूँ माइक्रोपाइल। जैसे कि पॉलन ग्रेन में पूरा पॉलन ग्रेन स्पोरोपॉलन से कवर्ड था, बट कुछ पॉइंट्स पर नहीं था, और उस पॉइंट को मैंने बोला था जर्म पोर। वो किस लिए नेसेसरी था, ताकि आगे जर्मिनेशन हो पाए, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो पाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अगर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई तो एक ऐसा पार्ट भी तो होना चाहिए जहां से वो एग के पास जाने के लिए एंटर कर जाए, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल के अंदर एंटर होने के लिए वो जो जगह उसको चाहिए होती है, वो जो ओपनिंग उसको चाहिए होती है, उसे मैं बोलती हूँ माइक्रोपाइल। एंड वो ओपनिंग बनी कैसे, वो बची कैसे, क्योंकि जो पूरा ओव्यूल है उसको तो मेरे इंटेग्यूमेंट्स ने, नॉट मेरे, प्लांट के इंटेग्यूमेंट्स ने अच्छे से कवर किया हुआ है, बट उन्होंने, उन इंटेग्यूमेंट्स ने उस पर्टिकुलर ओपनिंग को छोड़ दिया, उस छोटी सी जगह को छोड़ दिया, ताकि वहां से पॉलन ग्रेन एंटर करके क्या कर पाए, आगे फर्टिलाइजेशन कर पाए, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैंने बोला माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल एंड के ऑपोजिट पार्ट पर, बिल्कुल ऑपोजिट माइक्रोपाइल एंड के कौन सा पार्ट होता है, चलेंजा, ठीक है। अभी जो चलेंजा है ये क्या है, ये है आपका बेसिल पार्ट ऑफ ओव्यूल। नीचे वाले पार्ट को मैंने बोल दिया चलेंजा और ऊपर वाले पार्ट को मैंने बोला माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर एंड पे अगर मैं बोल रही हूँ कि वो ओपनिंग है, तो यानी कि वहीं पर एग होना चाहिए। तो वो जो सिनर्जिड्स और आपका एग और फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, कहाँ होता है, वो माइक्रोपाइलर एंड पर ही होता है। और जो आपके एंटीपॉडल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो आपके चलेंजल एंड पर होते हैं, ठीक है। अब मास ऑफ सेल्स होती हैं जो कि इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होती हैं, और उन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर कौन सी मास ऑफ सेल होती है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस, इट इज नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसेलस,
इट इज न्यू सेलस, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है, इट इज NuCELLUS, ठीक है, ये न्यू सेलस है। आपके मास ऑफ सेल किस एक बहुत बड़ा मास ऑफ सेल इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है, उससे बोलते हैं न्यू सेलस। और इस न्यू सेलस के अंदर क्या होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स होते हैं। अब देखो, मेल गैमीटोफाइट कौन था, मेल गैमीटोफाइट था पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमीटोफाइट कौन है, फीमेल गैमीटोफाइट है एम्ब्रियो सैक। बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ ताकि यही आपको इस लेक्चर के अंदर ही हर एक चीज याद हो जाए, ठीक है। मेल गैमीटोफाइट कौन था, मेल गैमीटोफाइट था पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमीटोफाइट कौन है, फीमेल गैमीटोफाइट है आपका एम्ब्रियो सैक। और ये कहाँ है, ये न्यूसेलस के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ये है आपका पूरा किसका स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो नहीं सॉरी ओव्यूल का। देखिए ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है एंड ये आपका चैलेंजल एंड है, ठीक है, इधर वाला यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट दिस इज योर चैलेंजल एंड। देखो ये वाला ये फ्यूनिकल है वो स्टॉक, एंड जहां पर ये इसके साथ इस ओव्यूल के साथ फ्यूज कर रही है उसको मैं बोलूंगी क्या, हिलम, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को मैंने बोला माइक्रोपाइलर, बेसल पार्ट को मैंने बोला चैलेंजल, ठीक है। अब देखो ये वो दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, दिख रहे हैं, ये एक इंटेग्यूमेंट ये दूसरा इंटेग्यूमेंट, ये वही देखो पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन 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 इन्होंने यहां पर छोड़ दिया, तो इस वाली पॉइंट को मैंने बोला माइक्रोपाइल, है ना। अब क्या हुआ, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये आपका न्यूसेलस है, ये वाली जो आपको पर्पल कलर की सेल दिख रही है, ठीक है। अब ये रहा आपका एग, कहाँ पर है, माइक्रोपाइल के पास है। ये दो आपकी सिनर्जिड हो गई एंड यहाँ पर आपके क्या हो गए, एंटीपोडल, एंड ये है आपके पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। कहाँ पर है, सेंट्रल सेल के अंदर है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगा आपकी बार हम बड़े वाले स्पोर कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। बड़ा स्पोर क्या होगा, यहाँ पे एग ही तो होगा। तो अब हम यहाँ पे एग फॉर्मेशन को समझने वाले हैं, ठीक है। देखो जब मेगा स्पोर बनते हैं किससे, माइक्रोस्पोर किससे बन रहे थे, अपनी मदर सेल से बन रहे थे। कौन थे वो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। तो यहाँ पे भी मेगास्पोर किससे बनेंगे, अपनी मदर सेल से बनेंगे। तो यहाँ पे कौन होंगी, वो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो जब मेगास्पोर मदर सेल से बनती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब सेंटर में, ओव्यूल के सेंटर में एक मास ऑफ टिश्यू होता है, अभी हमने देखा। क्या बोलते हैं उस मास ऑफ टिश्यू को, न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस के अंदर क्या है, बहुत सारा अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। एक सेल न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर एंड के पास होती है जो कि क्या बना लेती है, मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा आप खुद सोचो ना, ये तो पूरा न्यूसेलस है, लेकिन उसकी सारी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल थोड़ी होंगी। जैसे कि वहां पर जो आपका क्लस्टर ऑफ सेल्स था वो कौन था, स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड उसकी हर एक सेल पॉलन मदर सेल थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ओव्यूल के दो पार्ट है, माइक्रोपाइल एंड आपका चैलेंजा। पहली बात, हमें बहुत सारे एग नहीं चाहिए, हमें एक ही एग चाहिए। वहां पर हमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन चाहिए थे, है ना, यहाँ पर एक ही एग चाहिए। दूसरी बात, हम कहीं पर भी उसे नहीं बना सकते हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माइक्रोपाइल के पास ही हमारा एग बने। माइक्रोपाइल के पास ही हमारा एग क्यों बने, क्योंकि वहीं पर तो इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है और वहीं पर माइक्रोपाइल एंड है और पॉलन ट्यूब एंटर कर पाएगी। अगर कहीं और बन गया तो और सारा एरिया किससे कवर्ड है, और सारा एरिया आपका कवर्ड है इंटेग्यूमेंट से, पॉलन ट्यूब तो अंदर आ ही नहीं पाएगी, जर्मिनेशन हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए जो न्यूसेलस की माइक्रोपाइल के पास वाली सेल्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं। वो भी कौन सी प्लॉइडी की होंगी, वो भी डिप्लॉइड होंगी, 2n की होंगी। क्या करेंगी, सेम जैसा वहां हो रहा था यहाँ भी होगा, वो डिवाइड कर जाएंगी मियोटिकली और 4 सेल्स बन जाएंगी। वहां पर बन रहा था माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहाँ पे बन जाएगा मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन हमें 4 सेल्स तो नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चाहिए। तो क्या होगा, जो 4 का आपका मेगास्पोर टेट्राड बनेगा उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगी और एक रहेगी जनरेटिव, ठीक है, वो आपकी फंक्शनली एक्टिव रहेगी और वही फर्दर डेवलप होके, वो जो एक मेगास्पोर बचेगा वही फर्दर डेवलप होके क्या बना लेगा, आपका एग बना लेगा, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, यही है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। देखो क्या लिखा है,
एक ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसी होती है, एक बड़ी सी डिप्लॉइड सेल होती है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसी मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं, यहाँ डायरेक्टली ये आ गया, बट एक्चुअली यहाँ एक एब्सेंट हो गया। हाँ, ये रहा, देखो ऐसे बनता है। ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी, फिर ये आपका यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राएड बन गया, ये रहा 4 का, फिर ये 3 आपकी डीजेनरेट हो गई और एक ही अबंडेंट बचा, और ये वाला जो था ये क्या बन गया आपका एग, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये पूरा हो गया डी जेनरेट। तो ये पूरा प्रोसेस आपका होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करा था। सबसे पहले हमारे पास है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा पर काम क्या हो रहा है, सिर्फ पॉलन ग्रेन गिर रहा है, ठीक है, और जर्मिनेट हो रहा है। ओवरी में एक्चुअल वर्क हो रहा है। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूसेलस क्या है, बहुत सारी सेल का एक क्लस्टर है, एक टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारा अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है, ओव्यूल कवर्ड है इंटेग्यूमेंट्स से, इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। अब इंटेग्यूमेंट्स 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन वो पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ देते हैं ताकि वहां पर पॉलन ट्यूब एंटर कर पाए। उस पॉइंट को मैंने बोल दिया माइक्रोपाइल। अब क्योंकि वहां से पॉलन ट्यूब आएगी अंदर, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि हम एग वहीं पर बनवाएं। तो वहीं के न्यूसेलस की एक सेल बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, वो उसी के ऑपोजिट वाले पार्ट को मैंने बोल दिया चिलन सिलेंट, वहां पर प्रेजेंट होते हैं एंटीपॉडल्स। अब माइक्रोपाइल के पास वाली वो जो मेगास्पोर मदर सेल बनी, क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड कर लेगी। किस में डिवाइड कर लेगी, 4 सेल्स में डिवाइड कर लेगी। ठीक है, कैसे करेगी, मियोटिकली डिवाइड करेगी। फिर जो 3 सेल्स होंगी वो डीजेनरेट कर जाएंगी और एक सेल फंक्शनली एक्टिव बचेगी, वो आगे डेवलप होके क्या बना लेगी, एग बना लेगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है, विच इज योर फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, ये जो हम स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है, वो ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर ये सब कुछ प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में बना कैसे, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हुआ क्या, देखो अब अभी हमने देखा कि हमारा सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा, इसके अंदर अंदर क्या हो रहा है, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करता रहेगा। कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। पहले जैसे अगर पहले वो एक न्यूक्लियस था तो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, फिर दोबारा से डिवीजन होगा तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। अब देखो 4 बन गए। अब ये चारों दोबारा से माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो अब की बार कितने हो गए, अब की बार आपके 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यानी कि इस तरह से कितने डिवीजन होंगे, आपके तीन क्या होंगे, डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिविजन्स, जिससे हमें 8 न्यूक्लियस मिल जाएंगे। किसके अंदर, ये जो फंक्शनल आपके पास बची, क्या बची, फंक्शनल जो आपके पास मेगास्पोर बचा, उसके अंदर 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे जिससे हमें 8 न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। अब इन न्यूक्लियस के पास क्या आ जाएगी, अपने अपने मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे, मतलब अभी सेल बन जाएंगी। लेकिन ये कितनी सेल बनेंगी, ये सिर्फ 7 सेल बनेंगी। 7 सेल क्यों बनेंगी, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर देखा होगा एम्ब्रियो सैक का, जो सेंट्रल सेल होती है उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। देखो ये ना, ये पूरी जो इतनी बड़ी सी सेल है ये क्या है, ये सेंट्रल सेल ही तो है, एंड इसके पास क्या एक न्यूक्लियस है, नहीं, इसके पास 2 न्यूक्लियस है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यानी कि न्यूक्लियस कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन सेल कितनी है, एक तो सेंट्रल सेल, 3 आपके एंटीपॉडल 4, 2 आपकी सिनर्जिड 5 6 एंड एक आपका एग, तो सेल है 7 एंड न्यूक्लियस कितने हैं, 8। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, 8 सेल्ड एंड 7 न्यूक्लिएटेड। ये भी पूछा जाता है कितने आपके डिवीजन होते हैं, एवरीथिंग इज आस्क्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कैसे आपका एम्ब्रियो सैक बना। ठीक है, अब देख लो आप, ऐसे था, ये आपका माइक्रोपाइल था, ये आपका न्यूसेलस था,
ये आपका मेगास्पोर मदर सेल थी, ठीक है। इसमें डिवीजन हुआ, आपको क्या मिल गया, मेगास्पोर डायाड मिला। पहले जब एक डिवीजन हुआ तो दो बने, फिर जब एक और डिवीजन हुआ तो मेगास्पोर टेट्राएड बन गया। जब मेगास्पोर टेट्राएड बन गया, फिर ये जो टेट्राएड था इसमें से 3 क्या हो गई, आपकी डीजेनरेट हो गई और सिर्फ एक फंक्शनली एक्टिव बची, और आपको मिल गया अपना पहला मेगास्पोर, फंक्शनली एक्टिव मेगास्पोर। उस मेगास्पोर में 3 माइटोटिक डिवीजन हुए, जिससे आपको 3 मिली एंटीपॉडल्स, 2 आपको मिले सिनर्जिड्स, एक आपको मिला क्या, एग, और 2 आपको मिल गए पोलर न्यूक्लियाई। किसके अंदर थे वो, सेंट्रल सेल के अंदर लोकेटेड थे। अब वही है जो अभी अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। देखो, 6 में से 8 तो कैसे सेल वॉल से सराउंडेड हो जाती हैं, है ना, और जो 2 बची वो जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो किस में होती हैं, सेंटर पर प्रेजेंट होती हैं। ये 6 कौन सी है, 3 आपके एंटीपॉडल, 2 आपकी सिनर्जिड्स और एक आपका एग, ठीक है। तो वो कैसी होंगी, सेल वॉल से सराउंड हो जाएंगी, 2 बचेंगी, वो किस में है, सेंटर में है। अब इन 6 में से भी 3 कैसी होती हैं, 3 आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाती है, जिनमें से, और वो दोनों, सॉरी, जिनमें से 2 आपकी सिनर्जिड्स होती हैं और एक आपका एग होता है। और ये सिनर्जिड्स और एग मिलके माइक्रोपाइलर एंड पर क्या बना लेती है, एग अपैरेटस। क्वेश्चन पूछा जाता है, एग अपैरेटस क्या होता है, सिनर्जिड्स और आप एग को साथ में बोलते हो क्या, एग अपैरेटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। फिर आपके जो सिनर्जिड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। कहाँ था फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये रहा, देखो ये ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर, ये होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। एंड इसका काम होता है, जब आपकी पॉलन ट्यूब आती है तो उसमें से जो आपके पॉलन ट्यूब जब आती है तो ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसे कहाँ जाना है फ्यूज करने के लिए, ठीक है। बाकी की जो 3 सेल बची वो कहाँ होती है, चलेंजल एंड पर, और उन्हें हम बोल देते हैं एंटीपॉडल। तो एक मेच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो के पास 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती हैं। इससे हमने क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा कि किस तरह से हम मेल गैमीट को बना रहे हैं, किस तरह से हम फीमेल गैमीट को बना रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकले उनको हमें स्टिग्मा पर पहुंचाना है, उस प्रोसेस को मैंने बोल दिया पॉलिनेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के हों, मतलब दोनों आपका मेल प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही सेम फ्लावर पर प्रेजेंट हो, और उसी सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन आके उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे प्लांट के आकर गिरे, दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन आकर आपके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिर जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वही सब पढ़ने वाले हैं। ये सब कराएगा कौन, कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स कराएंगे। वो बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक जैसे कि विंड और वाटर, और बायोटिक जैसे कि इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। अब हम इसी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती है, ऑटोगैमी होती है सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कहाँ से कहाँ, आपका स्टिग्मा से एंथर पे जाएगा, लेकिन ये अनदर नहीं है, दिस इज एंथर, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा पर जाएगा लेकिन इन द सेम फ्लावर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक सिचुएशन होती है कि एंथर और स्टिग्मा पास पास होने चाहिए ताकि आराम से एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चला जाए। और इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना। एंड वायोला ऑक्सैलिस और कॉमलिना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज, मतलब ऐसे डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड्स में भी, ठीक है। तो इस साल भी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह में भी एंड सीवीटी में भी पूछा जाता है। तो ये जो आपका वायोला ऑक्सैलिस और कॉमलिना है, ये अलग अलग तरह के फ्लावर्स बनाते हैं, 2 तरह के, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। तो देखते हैं कि ये होते क्या है। कैस्मोगेमस वो फ्लावर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब खुले हुए फ्लावर्स, ठीक है, जिनके एंथर्स और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड हैं। तो कैस्मोगेमस सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगेमी भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावर ओपन है,
ठीक है, दूसरे प्लांट का भी आके पॉलन ग्रेन गिर सकता है और अपने प्लांट का भी पॉलन ग्रेन आके गिर सकता है ना। बट अगर मैं बात करूं क्लिस्टोगेमस की, क्लिस्टोगेमस में क्लोज फ्लावर्स होते हैं, तो ये जो फ्लावर्स हैं खुले हुए नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलती है, क्योंकि फ्लावर्स ओपन ही नहीं है। अगर फ्लावर ओपन ही नहीं है तो कैसे स्टिग्मा पे आके दूसरा पॉलन ग्रेन गिर जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन होती है। यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिर तो रहा है, लेकिन फ्लावर भी डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है सेम फ्लावर में हो रहा है, बट द डिफरेंस इज कि प्लांट सेम है। मतलब प्लांट में सपोज दो फ्लावर हैं, तो फ्लावर तो डिफरेंट हो गए लेकिन प्लांट सेम है, तो यानी कि जेनेटिक डिफरेंस अब भी नहीं आएगा, बिकॉज प्लांट इज सेम। उसमें फ्लावर भी सेम था, आपके ऑटोगेमी में फ्लावर भी सेम था, प्लांट भी सेम था। यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट तो सेम ही है, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर है अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर, वहां पर तो हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही थी सेल्फ पॉलिनेशन में, यहाँ पर आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी गिटोनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, बट जेनेटिक डिफरेंस नहीं आएगा। रिमेंबर, दिस क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। जीनोगेमी पर आ जाइए। जीनोगेमी भी क्या है? आपकी क्रॉस पॉलिनेशन ही है। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका फ्लावर भी डिफरेंट है और आपका प्लांट भी डिफरेंट है। दिस इज प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन, और ये वही है जो कि एक जेनेटिक डिफरेंस को लेकर आती है, क्योंकि प्लांट भी अब की बार डिफरेंट है, ठीक है। मैं बात करूं पॉलिनेटर्स की, दो तरह की हमारी पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट पर हो रही है, सेम फ्लावर पर हो रही है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। डिफरेंट प्लांट पर हो रही है तो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरह के पॉलिनेटर्स होते हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक। ए बायोटिक में विंड वाटर आ जाता है, बायोटिक में आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं। पॉलिनेशन की अगर और थोड़ी सी बात करें तो दो तरह की पॉलिनेशन है, अभी अभी हमने देखी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह की, अगर सेम फ्लावर पर हो रही है बट, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी। सेम प्लांट है बट फ्लावर डिफरेंट है तो उसे हम बोलते हैं कीटोनोगैमी, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके ए बायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। अगर ए बायोटिक है तो वो विंड हो सकता है और वाटर हो सकता है। जब विंड पॉलिनेशन कराती है तो उसे मैं बोलती हूँ एनोमोफिली, एंड जब वाटर कराती है, वाटर कराता है तो उसे मैं बोलती हूँ हाइड्रोफिली, ठीक है। जब स्नेल्स कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेलाकोफिली, इंसेक्ट्स कराते हैं तो एंटोमोफिली, बर्ड्स कराते हैं तो ऑर्निथोफिली, बैट्स कराते हैं तो चिरोपिट्रोफिली, एंड और कोई वर्टिब्रे कराता है तो उसे हम बोलते हैं जूफिली। क्वेश्चन यहाँ से एक तो बैट्स में पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर इंसेक्ट्स से पूछा जाता है। विंड और वाटर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप याद रखें। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में ये डिफरेंस है, हमने इस पर बहुत बात कर लिया। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब आप आ जाइए अलग अलग तरह के फ्लावर्स पर। ये भी वही बताया गया है, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स वो होते हैं जो कि पानी के माध्यम से पॉलिनेट किए जाते हैं। ऐसे फ्लावर कैसे होते हैं? क्योंकि ये पानी से हो रहे हैं तो इन्हें किसी को अट्रैक्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो इनकी पेटल ज़्यादा कलरफुल नहीं होती एंड इनमें इतनी कुछ खास फ्रेग्रेंस नहीं होती, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो एक स्पेशल कवरिंग से कवर्ड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं म्यूसिलीजेनियस शीथ, है ना। एंड इनके जो पॉलन ग्रेन, जो इनके फ्लावर होते हैं वो छोटे होते हैं और इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं अलग एजेंट्स के। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे फ्लावर्स होते हैं, छोटे होते हैं। इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं अडेप्टेड होते हैं पानी के, जैसे कि इनके ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूसिलीजेनियस कवरिंग, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनके फ्लावर्स में इतनी कुछ खास फ्रेग्रेंस नहीं होती है। फिर मैं बात करूं जूफिलस, तो ये कौन से होते हैं? जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके एनिमल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, बैट्स, बर्ड्स। तो इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? ये चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि ये एनिमल की बॉडी से चिपक जाए, ताकि जब ये एनिमल दूसरे फ्लावर के पर जाए तो ये इनके जिसको इनके पॉलन ग्रेन्स को वहां पर छोड़ के आ जाए, ठीक है। तो इनके कैसे होते हैं पॉलन ग्रेन? इनके होते हैं स्टिकी। एनिमोफिलस की मैं बात करूं तो ये विंड से होते हैं, विंड के भी हैं तो भी इसीलिए ये कैसे होंगे? छोटे ही होंगे, इनकॉन्स्पिकुअस होंगे, और कैसे होंगे? इनमें भी ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं होगी और इतना कुछ खास कलर नहीं होगा। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि हवा से जाना है तो दे आर वेरी वेरी लाइटली पैक, ठीक है। और इनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? बहुत हल्के होते हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते, और विंग उनके पास विंग्स भी होते हैं ताकि वो उड़ पाए। एंटोमोफिली कौन से फ्लावर्स हैं? ये वो वाले फ्लावर्स हैं जिन्हें इंसेक्ट
पॉलिनेट करते हैं। अब ये वाले फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएं। इनकी पेटल्स बहुत ब्राइट होती हैं, इनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है ताकि इंसेक्ट्स इनके पास आते रहें। इनके बड़े बड़े स्टिग्मा और एंथर होते हैं ताकि इजीली इंसेक्ट इन पर आकर बैठ पाए और अच्छे से इनके हाथों पैरों पर वो सारे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाए। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास नेक्टर भी होता है ताकि बीज, बटरफ्लाइज और अदर सिमिलर इंसेक्ट्स आकर इनके पास इनकी पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवा पाए। जो पॉलन ग्रेन है इन फ्लावर्स के वो कैसे होते हैं, स्पाइनी होते हैं। और ये स्पाइनी क्यों होते हैं, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो पाए इंसेक्ट्स की बॉडी पे। अब हम एक नए टॉपिक पर आ गए हैं जो कि है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने पसंद का एक फ्रूट बनवाना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि सिर्फ हाई क्वालिटी पॉलन ग्रेन से ही आके हमारा जो स्टिग्मा पे आए हमारे हाईली मतलब क्वालिटी वाले पॉलन ग्रेन्स और हमारे जो एग हैं उसको फर्टिलाइज करे प्लांट के। ठीक है, हम चाहते हैं और वो हम चाहते हैं कि तभी हो, हमारी मर्जी से होना चाहिए कि कौन सा पॉलीग्रेन आके जर्मिनेट करेगा। उसके लिए हम एक प्रोसेस लेके आए जैसे मैंने बोला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो जेनेटिकली डाइवर्स इंडिविजुअल्स को जिनमें हमारी पसंदीदा क्वालिटीज हों उनको साथ में ब्रीड करवाया जाता है ताकि वो अच्छी सुपीरियर ट्रेट्स की ऑफस्प्रिंग्स को बनाए। ठीक है, अच्छी अच्छी ट्रेट्स में वाली ऑफस्प्रिंग को बनाए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को लाते हैं और स्टिग्मा पर डाल देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या वो हम देखने वाले हैं। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले होता है इमैस्कुलेशन। जैसे कि अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है तो मेल पार्ट को हटा दिया जाता है एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। याद रखना, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो हम इमैस्कुलेशन के प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। इमैस्कुलेशन सिर्फ उसमें होता है जब आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, मेल और फीमेल पार्ट दोनों वहां पर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ताकि पॉलिनेशन ना हो, हमने भले ही वहां पे उसको हटा दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, लेकिन फिर भी कोई और आके पॉलिनेट ना कर जाए इसीलिए स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है, जिसको प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। ठीक है, अब हमने बैगिंग कर दी, उसके बाद क्या होगा, जो हम चाहते हैं कि वाले पॉलन ग्रेन आके पॉलिनेट करें उसके फ्लावर से हम मेच्योर पॉलन ग्रेन्स को ले आते हैं और बैग को खोल के उन पॉलन्स को कहाँ डाल देते हैं, डस्ट कर देते हैं उस फ्लावर के स्टिग्मा पर। फिर दोबारा से बैग कर देते हैं ताकि अब दोबारा से कोई और आके पॉलन ग्रेन खराब ना कर दे। ठीक है, और उसके बाद जब प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाती है और फ्रूट बन जाता है उसके बाद बैग हटाया जाता है। अब ये जो फ्रूट बनेगा ये बहुत ही अच्छा हाइब्रिड और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, एक्सेलेंट क्वालिटी होगी, बिकॉज हमने बहुत जांच पड़ताल करके ही इनकी ब्रीडिंग करवाई थी। तो दिस इज योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, अब आप आ जाइए आगे। अब एक हमारे यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब एक छोटी सी पॉपुलेशन होती है तो रिलेटिव, अब अगर पॉपुलेशन ही ज्यादा नहीं है, ठीक है, सपोज अगर दो ही लोग हैं, ठीक है, और अब उनको अपनी आगे क्या बढ़ानी है, उनको अपनी भले ही वो रिलेटिव्स हैं बट उनको अपनी स्पीशीज तो आगे बढ़ानी है। अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं करा और उनकी स्पीशीज ही आगे नहीं बढ़ी तो वो तो मर जाएंगे, उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। अब उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा तो वो रिलेटिव्स ही आपस में रिप्रोडक्शन कर लेंगे एंड क्या हुआ, जेनेटिकल डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन की एबिलिटी टू सर्वाइव और रिप्रोडक्शन कम होने लग जाती है। जब कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आता, ठीक है, एंड इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को जब बार बार रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं जिसकी वजह से ये इनब्रीडिंग हो रही है ना, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कम होती जाती है, इस फिनोमेना को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम लेकर के आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ना होने में। तो अब हमारा मेन एम क्या है कि मेल एक ही फ्लावर में जो मेल और फीमेल पार्ट है उनके बीच में जो उनके गैमीट्स हैं वो ना मिले, है ना, और फ्यूजन ना हो। हम चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम लेके आए हैं कुछ डिवाइसेस, जिनमें से सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। ये तो सिंपल है कि भाई अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अगर सेम फ्लावर पे दोनों है ही नहीं या सेम प्लांट पर दोनों के दोनों मेल और फीमेल पार्ट है ही नहीं तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा,
आपस में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, ठीक है। तो इसको यूनिसेक्सुअलिटी या फिर डायशी बोलते हैं, ठीक है। फिर डाइकोगेमी क्या होती है कि जब जो मेच्योरिटी टाइम है स्टिग्मा का और एंथर का वो डिफरेंट हो जाए, यानी कि जब स्टिग्मा मैच्योर हो तब एंथर मैच्योर ना हो, जब एंथर मैच्योर हो तो स्टिग्मा मैच्योर ना हो। तो ऐसे में क्या होगा कि उन दोनों के जो गैमीट्स हैं वो आपस में मिलेंगे ही नहीं, है ना। प्रूडेंट्री का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट्री मतलब कि एंड्रोइशियम गाइनोइशियम से पहले मैच्योर हो गया, एंड इसका एग्जांपल है मेज प्लांट्स। प्रोटोगाइनी क्या होता है? प्रोटोगाइनी होता है जब गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए किसके? एंड्रोशियम के, ठीक है। हरकोगेमी क्या होता है? हरकोगेमी होता है ये एक कंडीशन है जो कि नेचुरली हो रही है पहली बार, और इसमें क्या होता है हरकोगेमी में कि पोलन ग्रेन्स को पोलन ग्रेन ओवरी के अंदर एंटर ही नहीं हो पाते। फिर सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है? सेल्फ स्टेरिलिटी होती है कि पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही ना करने दो, ठीक है, कि एक पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर लेकिन अब स्टिग्मा उसे जर्मिनेट ही नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। देन हेट्रोस्टाइली क्या होती है? हेट्रोस्टाइली होती है कि हम स्टिग्मा और एंथर के लेवल को डिफरेंट कर दें, मतलब एक को तो हम सोचो कि हमने स्टिग्मा को तो इतना ऊपर कर दिया और अपने एंथर को इतना सरक दिया, तो अब इसके पोलन ग्रेन को यहाँ तक जाने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमने लेवल को ही डिफरेंट कर दिया जिसकी वजह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए और स्टिग्मा को पॉलिनेट ही ना कर पाए। देन पोलो प्रीपोटेंसी क्या होती है? ये वो वाली कंडीशन होती है जिसमें एक दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं जल्दी। मतलब क्या हो रहा है पोलन प्रीपोटेंसी में कि जो अब जो सेम प्लांट है, ठीक है, सेम प्लांट में जो आपका स्टिग्मा है और एंथर है, तो और वहीं पे एक और उसके पास एक प्लांट लगा हुआ है। अब जो सेम प्लांट वाला एंथर है वो तो मैच्योर हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले वहीं पास में जो एक और एंथर था दूसरे प्लांट का वो जल्दी मैच्योर हो गया एंड उसने जाके पॉलिनेट कर दिया। तो इसको बोलते हैं पोलन प्रीपोटेंसी, ठीक है, कि पोलन ग्रेन अपने वाले प्लांट का बाद में मैच्योर हो रहा है, दूसरे वाले का पहले मैच्योर हो रहा है। तो ये सारे वो डिवाइसेस हैं जो कि क्या नहीं होने देते? आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते, ठीक है। अब हम सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीड के अंदर सबसे पहले क्या होता है? सीड कोट होता है, वो कवरिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाली कवरिंग को बोलते हैं टेगमेन। फिर अगर मैं बात करूं कर्नल की, तो कर्नल के अंदर क्या होता है? पेरिस्पर्म, यानी कि उसके अंदर पेरिस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के पास भी दो चीजें होती हैं, एक तो कॉटिलिडन जिसमें उसका फूड रिजर्व होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है। कॉटिलिडन में भी दो पार्ट आ जाते हैं हमारे, प्लूम्यूल ऊपर वाला एंड रेडिकल नीचे वाला। प्लूम्यूल आपका शूट बनाता है और रेडिकल आपका रूट बनाता है ना। ये एक सीड है, देखो सीड ने जब वो डेवलप किया तो ये उसका हाइपोकॉटिल यानी कि ऊपर वाला रीजन एंड ये नीचे वाला, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है? अब ये ऊपर ऊपर आ रहा है, जब बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सेस जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हाइपोकॉटिल, और अबव द एम्ब्रियोनल एक्सेस जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपीकॉटिल, ठीक है। ये रेडिकल है, ये ऊपर वाला पार्ट इज प्लूम्यूल, ठीक है। आई होप ये सब समझ आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या हुआ? पॉलिनेशन हो गई। पॉलिनेशन में मेल गैमीट ने अपने अंदर से क्या जनरेट कर दी? पॉलन ट्यूब जनरेट कर दी। पॉलन ट्यूब जनरेट करने के बाद क्या हुआ? दो मेल गैमीट्स गए और माइक्रोपाइल में एंटर कर गए। माइक्रोपाइल में एंटर करने के बाद उन्हें फिलीफॉर्म अपैरेटस ने क्या किया? फिलीफॉर्म अपैरेटस ने उनको गाइड किया कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। फिर वो दो गैमीट में से एक गैमीट तो गया किसके पास? आपका एग के पास, और उसने कर दी सिंगैमी, है ना, और वहां पर बन गया जाइगोट। दूसरा वाला जो मेल गैमिट था वो गया पोलर न्यूक्लियाई के पास और वहां पर हुआ ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो न्यूक्लियस पहले से थे, एक न्यूक्लियस हो गया मेल गैमिट का, एंड उसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। एंड ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी को साथ में मिला के मैंने बोल दिया डबल फर्टिलाइजेशन। यही था आपका पूरा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यही सब कुछ समझाया हुआ है। सिंगेमी में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करके बना रहे हैं जाइगोट, एंड देन जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा प्लांट। ट्रिपल फ्यूजन में पोलर न्यूक्लियाई के साथ कौन कर रहा है? आपका मेल गैमीट जाके फ्यूज कर रहा है और वो क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड देन एंडोस्पर्म। यही एंडोस्पर्म नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब इन दोनों को हमने साथ में बोल दिया डबल फर्टिलाइजेशन। ये थी आपकी डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब ये रहा आपका स्पर्म जो कि गया पोलर न्यूक्लियाई के पास, दिस इज योर ट्रिपल फ्यूजन, और जब ये एग के पास गया और इसने जाइगोट बनाया तो उसको हमने बोल दिया सिंगैमी। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा।
अब आ जाइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। अब देखो हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, हमने फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें जाइगोट मिल गया। अब जाइगोट किस में बदलने लग गया, जाइगोट बदलने लग गया एम्ब्रियो में। वहां पर जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो बनने लग गया एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या करेगा, एंडोस्पर्म देगा हमें नरिशमेंट, किसे, जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है। अब जो ओवरी है, ओवरी डेवलप होके क्या बनाती है, ओवरी डेवलप होके बनाती है आपका फ्रूट, एंड ओव्यूल डेवलप होके बनाता है सीड। ठीक है, और जो इंटेग्यूमेंट्स थे सब आपको याद होना चाहिए, वो जो इंटेग्यूमेंट्स हमने पढ़े थे वो क्या बना लेंगे, सीड कोट बना लेंगे। जो सेपल्स होती है कैलेक्स की और जो पेटल्स होती है कोरोला की, ये सब गिर जाता है। ठीक है, अब आ जाइए एंडोस्पर्म पे। एंडोस्पर्म में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है। तो या तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब बस न्यूक्लियर डिविजन हुए जा रहे हैं और वो सेल वॉल से कवर नहीं हो रहे हैं, बस न्यूक्लियस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ऐसा आपको कोकोनट वाटर में देखने को मिलता है। कोकोनट वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। वहीं पे मैं बात करूं दूसरे में क्या होता है कि फटाफट डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और तुरंत एक सेल वॉल आ रही है। न्यूक्लियस डिवाइड हुए तुरंत एक सेल वॉल आ गई, उसको मैं बोलती हूँ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो वो जो व्हाइट कर्नल होता है कोकोनट का, दैट इज योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो कोकोनट वाटर होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आ जाइए आप फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड पर। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो सीड में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। ओवरी में सेल डिवीजन होते हैं जिससे वो क्या बन जाता है, ताकि वो क्या बन जाए, ओवरी से फ्रूट बन जाए। जो वॉल होती है ओवरी की, जो ओवरी की वॉल होती है वो क्या बनती है, वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, एंड उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प की फर्दर 3 लेयर्स होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, पेरिकार्प क्या करती है, पेरिकार्प, पी फॉर पेरिकार्प, पी फॉर प्रोटेक्टिव, तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह वर्क करती है फॉर द डेवलपिंग सीड्स। ठीक है, फिर जो फ्रूट्स हैं वो दो तरह में हमने डिवाइड कर दिए हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स हैं, जो कि डायरेक्टली ओवरी से, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हो। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी के साथ साथ और किसी पार्ट से डेवलप हो जाए, ज्यादातर थैलेमस से होता है। ठीक है, तो जो ट्रूली ओवरी से नहीं डेवलप हुए, उन्होंने और किसी पार्ट का भी सहारा लिया, उसे मैंने बोल दिया फॉल्स फ्रूट, और जो ट्रूली सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हुए उसे मैंने बोला ट्रू फ्रूट। ये आपका एग्जाम्पल है किसका, फॉल्स फ्रूट का। एप्पल आपका फॉल्स फ्रूट है, एंड आपका स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है। देखो एप्पल में ये रहा थैलेमस, और यहाँ पे दिखा रखा है स्ट्रॉबेरी में भी फॉल्स फ्रूट, एंड कैश्यू भी क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो एम्ब्रियो कैसा होता है। ये आपका एम्ब्रियो है, सबसे पहले वो ऐसा था। ठीक है, फिर जब जाइगोट बन गया, जब जाइगोट बन गया तो देखो सिनर्जिड्स डीजेनरेट होने लगी, एंटीपोडल्स डीजेनरेट होने लग गए। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी, और ये जाइगोट था। अब जाइगोट में डिवीजन शुरू हुआ, जाइगोट ने एक सेल थी, फिर 2 सेल हुई, फिर देखो ऐसे ऐसे बढ़ते हुए ये आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया, देन हार्ट शेप्ड बन गया, ये सस्पेंसर है, एंड देन प्लूम्यूल। और ये क्या, ये है आपका प्लूम्यूल, ये वाला पार्ट। ये आपके 2 कॉटिलिडन हो गए, वही फ्रूट जो आपका फूड वाला पार्ट होता है, एंड दिस इज रेडिकल। ठीक है, ये हो गया आपका मैच्योर एम्ब्रियो। तो सबसे पहले कैसा था, ग्लोब्यूल, देन हार्ट शेप्ड, एंड देन मैच्योर। ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो याद रखें, यहाँ पे ये पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे इनको हटा देंगे और आपसे पूछ लेंगे एबीसी करके। ये पूछा जाता है, क्या है, सस्पेंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी 2 तरह की सीड्स है, ये है आपका मोनोकॉटिलिडन सीड और ये है आपका, सॉरी, ये है आपका डाइकोटिलिडन सीड और ये है आपका मोनोकॉटिलिडन सीड। अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो देखो यहाँ पे कॉटिलिडन आपको 2 दिख रहे होंगे, ये रहा एक कॉटिलिडन, ये एक कॉटिलिडन, ये यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन है, इसलिए हमने उसे एक स्पेशल नाम दे दिया स्क्यूटेलम, और ये बेसिकली ग्रास फैमिली में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये हाइपोकॉटिल, ये आपका रेडिकल पार्ट, और रेडिकल को कवर करने के लिए आपके पास आ गई रूट कैप। रूट कैप क्यों, क्योंकि रेडिकल डेवलप होकर क्या बनाता है, रूट बनाता है, राइट। फिर ये आपके कॉटिलिडन हो गए, एंड ये वाला पार्ट आपका प्लूम्यूल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेडिकल हो गया, रेडिकल को कवर करने के लिए रूट कैप नहीं है, सॉरी रूट कैप है, एंड रूट कैप के बाहर क्या है, कॉलियोराइजा। एंड ऐसे ही यहाँ पर शूट एपिक्स के बाहर क्या है, कॉलियोप्टाइल। तो कैसे याद रखोगे, रेडिकल और रूट में क्या आता है, आर, और कॉलियोराइजा में क्या आ रहा है, आर, और दूसरे में प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल की जगह यहाँ पर कौन कवर कर रहा है,
कॉलियोप्टाइल, शूट एपेक्स को कौन कवर कर रहा है? कॉलियोप्टाइल। तो यहाँ पे आ गया कॉलियोप्टाइल यानी कि पी वाला, यानी छोटा सा पार्ट ही होता है एपीब्लास्ट। ठीक है, ये हर एक पार्ट आपको याद होना चाहिए, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? पार्थिनोकार्पी होती है जब फ्रूट डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, फ्रूट डेवलप हो गया। अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि सीड नहीं बनेगा, क्योंकि जाइगोट ही तो फर्दर डेवलप करके क्या बनाता है? सीड। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड ही नहीं बनेगा, तो यानी कि सीडलेस फ्रूट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है पार्थिनोकार्पी की हेल्प से। एंड इसका एग्जांपल क्या है? कौन सी सीडलेस फ्रूट है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही फेमस है और सॉरी मैंने बोल दिया आपको, मंकीज का फेवरेट है, वो है बनाना। ठीक है, तो अब आप आ जाइए सीड पे। तो सीड क्या होता है? सीड ओव्यूल से बनता है फ्रूट के अंदर। ये पहले हमने बताया कि इंटेग्यूमेंट किससे, इंटेग्यूमेंट क्या बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं। सीड के पास एक कॉटिलेडन भी हो सकता है, दो कॉटिलेडन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लांट के सीड है। जिस सीड डेवलप करता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सीड को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है। फिर क्या होता है? सारा जब पानी में वो आता है, हाँ, जब सीड के अंदर का सारा पानी लॉस्ट हो जाता है तो क्या होता है? माइक्रोपाइल खुल के क्या बना लेता है? एक स्टॉक बना लेता है, ताकि उससे ग्रो कर पाए। क्या ग्रो कर पाए? कि नया प्लांट ग्रो कर पाए। ठीक है, ये आपका एक सीड है, देखो ये आपका मोनोकॉट सीड है, ना आपका डाइकॉट सीड है। ऊपर वाला पार्ट जो कि आपका फ्यूचर शूट बनाएगा दैट इज प्लूम्यूल, नीचे वाला पार्ट जो कि आपका रूट बनाएगा दैट इज रेडिकल। ठीक है, ये सीड कोट है, दिस इज हिलम एंड दिस इज माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल वही वाला पार्ट होता है जहाँ से जर्मिनेशन होती है सीड में। ठीक है, ये भी आपका सीड है, ये सीड कोट हो गया। देन ये इसके अंदर एक एल्यूरॉन की लेयर होती है, दिस इज योर एंडोस्पर्म। यहाँ पे स्क्यूटेलम, ये आपका एक मोनोकॉट सीड है। ठीक है, ये आपका कॉलियोप्टाइल हो गया, देन दिस इज प्लूम्यूल, देन रेडिकल एंड कॉलियोराइजा। ठीक है, इसी को ही मैंने बता रखा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब आप आ जाइए, आपके तीन टर्म्स दी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट सी, जिसमें से एक हमने कर ली है, दो भी कर लेते हैं। एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी। पार्थिनोकार्पी हमने कर ली। एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है। अब अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है तो मैं कह सकती हूँ एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये एपोमिक्सिस एक वो वाला तरीका होता है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या हो जाता है? सीड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सीडलेस फ्रूट्स बन रहे हैं। यहाँ पे भी बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बन रहे हैं। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? पॉलीएम्ब्रियोनी में एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको यहाँ पे लेमन दिख रहा है। ठीक है, तो एक ही फ्रूट के अंदर, यानी कि ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल फ्रूट ही तो होता है, डेवलप होकर फ्रूट ही बनता है। तो एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सीड्स जब आ जाए उसको मैं बोल देती हूँ पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी। एक्चुअली नो सारे नहीं है, बट हाँ देखो बनाना तो है। अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया है यहीं पर। तो थोड़ी सी ये वाली वीडियो लंबी हो गई बिकॉज चैप्टर भी बहुत लंबा था। बाकी बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट किया है, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, कोशिश करी है कि इसी वीडियो में आपको सब कुछ याद हो जाए। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में मेरे को बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो बताएं। अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हो जो मैं इसके बाद पढ़ाऊँ वो भी बताएं। और ये वन शॉट सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 मेरे को सपोर्ट करें। बाकी that's all from my side. Thanks for watching.